फ्रेंड्स, आज मैं आपको सप्लाई चैप्टर का सेकंड क्लास कराने जा रहा हूँ। तो मैंने कल आपको शेड्यूल 2 तक कंप्लीट करवा दिया था। तो अब मैं आपको शेड्यूल 3 के बारे में बता रहा हूँ। शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 आप बोल सकते हैं जीएसटी के रेस्पेक्ट की नेगेटिव लिस्ट है। मतलब एक्टिविटीज विच आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज। मतलब ये न तो गुड्स में फॉल करेगा ना ये सर्विसेज में फॉल करेगा। मतलब ये जीएसटी के बाहर है। क्या क्या एक्टिविटीज है? सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, employee to employer in the course of or in relation to his employment। कोई भी एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज देता है इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में, तब वो शेड्यूल 3 में फॉल करेगा, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई सर्विस देता है अदर देन इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तब उसमें जीएसटी लग जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल ये बताया था कि जैसे नोटिस पे में अभी आपको जीएसटी लगता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर कलेक्ट करता है एम्प्लॉय से, अगर वो बीच में काम छोड़ के चला जाता है तब। तो वो एक केस हो गया, उसमें एम्प्लॉय सर्विस नहीं दे रहा है कुछ। अगर एम्प्लॉय सर्विस देता तब क्या होता है? शेड्यूल 3 में फॉल करता है। लेकिन क्योंकि वो अदर देन इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए उसमें जीएसटी लग रहा है। लेकिन इसको भी लेकर के अभी बहुत डाउट्स चल रहा है कि इसमें क्या होगा फ्यूचर में, नोटिस पे में लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि नोटिस पे जो एम्प्लॉयर कलेक्ट कर रहा है वो इसीलिए कलेक्ट कर रहा है क्योंकि वो एम्प्लॉय उसके यहाँ काम करता था, मतलब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। नहीं तो नोटिस पे का कलेक्शन का बात ही नहीं होता। हालांकि जो भी है, आपको ये समझना है कि एम्प्लॉय अगर सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें जीएसटी लगेगा। सेकंड पॉइंट, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ। कोई भी कोर्ट और ट्राइब्यूनल का सर्विसेज वो एग्जम्प्ट होगा, मतलब उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, नेगेटिव लिस्ट में होगा। थर्ड, फंक्शन परफॉर्म बाई एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करके रखता है, एमपी हुआ, एमएलए हुआ, लोकल बॉडी हुआ, कोई मेंबर हुआ, कोई गवर्नमेंट बॉडी का, या कोई पोस्ट होल्ड करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कोई चेयरपर्सन, मेंबर, डायरेक्टर होगा कोई बॉडी में, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में जो स्टैब्लिश करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो इन सब केसेस में ये नेगेटिव लिस्ट में फॉल करेगा, मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, सर्विसेज भी नहीं है। वैसी सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी, मतलब आप मर जाएंगे तो आपको फ्यूनरल का सर्विस जलाने के लिए और ब्यूरियल गाड़ने के लिए, सब जो भी सर्विसेज होगा वो सब आपका फ्री रहेगा। मतलब आपका मरने में टैक्स नहीं है और जिंदा रहने में टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज में टैक्स है। आप मर जाएंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, जैसे एम्बुलेंस हो गया, जो होता है ना डिसीज का, जो मर जाता है तो उसको एम्बुलेंस में ले जाता है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें वो सर्विसेज फ्री है, मतलब उसमें आपका जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ लैंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल ऑफ लैंड जीएसटी से बाहर है, तो सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, लेकिन ये बिल्डिंग जो ये सब्जेक्ट टू शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में मैंने आपको बताया था बहुत सारे राइट्स वगैरह बताए थे बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, और लैंड के भी रिस्पेक्ट में, जैसे टेनेंसी राइट्स वगैरह भी बताया था। तो उन सब के अलावा नॉर्मल सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग होगा तो वो शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएगा। लास्ट पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ करके जो भी एक्शनेबल क्लेम्स होंगे वो सब नेगेटिव लिस्ट में फॉल करेंगे। इसका मतलब लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग जीएसटी के अंदर कवर है, उसमें जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये आपका शेड्यूल 3 हुआ। नेक्स्ट हम लोग का कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कल आपको टर्म एक बताया था कंपोजिट सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के एंगल से भी, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे या मिक्स सप्लाई बोलेंगे। बहुत सारे सप्लाई आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो कंपोजिट होगा, फिर आपको लगेगा नहीं ये मिक्स होगा। कैसे क्यों लगता है ऐसा? पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं उसका, और उसके बाद में फिर हम लोग बताते हैं कि क्यों ऐसा लगता है। कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई इज अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। जो भी सप्लाई करेगा वो टैक्सेबल पर्सन ही सप्लाई करेगा, मतलब जो टैक्स पे करता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। किसको? रिसिपिएंट को करेगा सप्लाई ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। 2 और 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई होंगे विच आर नेचुरली बंडल्ड, जो नेचुरली बंडल्ड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नेचुरली जुड़े हुए, मतलब उसको आपको नहीं जोड़ना पड़ रहा, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, और उसको एक दूसरे के कंजंक्शन से सप्लाई किया जा रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। क्योंकि 2 और 2 से ज्यादा सप्लाईज हैं जो एक दूसरे से जुड़ रहा है,
उसमें से, और इन द कोर्स ऑफ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इसमें से एक जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। कैसे? कंपोजिट मतलब ही आप समझ गए कि एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो और नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। तो नेचुरली बंडल्ड, सपोज कीजिए कि आपने कोई गुड्स आपने एक परचेज किया, सपोज कि आपने गाड़ी परचेज किया, तो आपने गाड़ी परचेज किया और या आपने टीवी परचेज किया, सपोज आपने टीवी परचेज किया, टीवी के साथ में आपको क्या मिला? टीवी का मेंटेनेंस मिला, सपोज ये 1 साल का, कि आपका टीवी का मेंटेनेंस 1 साल फ्री होगा और एक साल में देख के चला जाएगा। या गाड़ी खरीदा तो गाड़ी का मेंटेनेंस आपको 1 साल का मिला। तो मेंटेनेंस आपको जो भी पैसा लग रहा है या आपको फ्री भी हो सपोज कीजिए, तो आपका मेन पर्पस क्या है? यहाँ पर आपका मेन पर्पस है गाड़ी खरीदना, उसके साथ जो मेंटेनेंस मिल रहा है वो आपका इन कंजंक्शन विथ ईच अदर है और वो नेचुरली बंडल्ड है, मतलब आपको वो लेना पड़ेगा या आपको उसके बिना वो जाएगा नहीं या वो जरूरी है उसके लिए, तब वो नेचुरली बंडल्ड है उससे। कि आपने टीवी खरीदा है या आपने कार खरीदा है तो 1 साल का आपको इंश्योरेंस दिया गया ताकि आपको वो ये रहे। या सपोज कीजिए, ये तो एक एग्जांपल हो गया। एक हो गया कि आप सपोज कीजिए आपने कोई गिफ्ट रैप या कुछ अपने पैकिंग करके आप जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप बिजनेस में सपोज कीजिए पैक करके आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? अपने गुड्स को तो आप इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योर कराएंगे, तो उस गुड्स को जब आप पैक करके बड़े बड़े गुड्स, मान लीजिए आपको गुड्स करके गाड़ी में दे दिया, आप उसको जो इंश्योर्ड कराया, तो इंश्योर्ड किसका करा रहे हैं? उस गुड्स का करा रहे हैं। यहाँ पे वो सप्लाई किसका कर रहा है? गुड्स का कर रहा है। तो वो जो इंश्योरेंस है वो आपका इन एंसिलियरी, मतलब वो उससे नीचे में, मतलब इंसिलियरी टू प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल सप्लाई मेन नहीं है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है आपका? वो गुड्स बेचना। जैसे आपने पिछला एग्जांपल में आपने टीवी खरीदा, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो? टीवी खरीदना होगा या टीवी बेचना प्रिंसिपल सप्लाई है। इंश्योरेंस जो है वो तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, मेंटेनेंस जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से उस गुड्स का वो प्रिंसिपल सप्लाई वो गुड्स है और इंश्योरेंस जो है वो उसका पार्ट है, मतलब एंसिलियरी है उसका। तो इसलिए ये कंपोजिट सप्लाई जो नेचुरली बंडल्ड रहेगा आपका। और वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई किसको बोलेंगे? जो प्रीडोमिनेंट होता है, मतलब जिसको आप एक्चुअल में बेच रहे हैं, चाहे वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विसेज भी हो सकता है। मेरा जो एग्जांपल था उस केस में प्रीडोमिनेंट सप्लाई जो था वो गुड्स था, उसके लिए आपको वो सर्विसेज को अवेल करना पड़ा। तो 2 और मोर सर्विसेज या गुड्स हो गया, लेकिन आपको क्या है? वो प्रिंसिपल सप्लाई का जो टैक्स होगा, रेट होगा, वही माना जाएगा, वो पूरे गुड्स का और सर्विसेज का रेट है। जैसे आपने गुड्स जब बेचा तो साथ में इंश्योरेंस भी दिया, तो इंश्योरेंस आपने फ्री में दिया, या आपने मेंटेनेंस जो है वो फ्री में दिया, तो हालांकि 2 और 2 से ज्यादा सप्लाई हो गए, लेकिन जो रेट लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई लगेगा। प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गया? जो प्रीडोमिनेंट नेचर का सप्लाई हो गया वो प्रिंसिपल सप्लाई हो गया। तो प्रिंसिपल सप्लाई पर क्या हो गया? जैसे एग्जांपल में गुड्स, तो वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है। तो ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है कंपोजिट सप्लाई हो गया। सेकंड है मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई मतलब होता है, यहाँ भी देखिए 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज है, यहाँ भी 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज है, और एनी कॉम्बिनेशन करो। कंपोजिट में भी 2 और 2 से ज्यादा सप्लाई जुड़ते हैं ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और मिक्स में भी 2 और 2 से ज्यादा सप्लाई जुड़ते हैं ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लेकिन कंपोजिट सप्लाई आपका क्या होता है कि वो नेचुरली बंडल्ड होता है। मिक्स सप्लाई में वो नेचुरली बंडल्ड नहीं होता है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन का हो सकता है। मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस। मिक्स प्राइस में एक चीज ध्यान रखना है, वो हमेशा सिंगल प्राइस का होना चाहिए। कंपोजिट सप्लाई में नहीं लिखा हुआ मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन मिक्स सप्लाई में हमेशा वो सिंगल प्राइस का होगा। एंड सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, और वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा। तो कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा तो वो मिक्स सप्लाई होगा। जैसे सपोज कीजिए आप दुकान में देखते होंगे कि बहुत सारे, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के साथ में आपको ब्रश दे दिया, आपको साबुन दे दिया, आपको डिओड्रेंट दे दिया, तो वो एक सेट आपको बहुत, आप देखते होंगे दुकान वगैरह में बिकता है। तो वो क्या है? वो साबुन का जीएसटी रेट अलग है, गुड्स भी अलग है, स्प्रे डिओड्रेंट स्प्रे है उसका गुड्स का रेट अलग है। आप साबुन हो गया और बाकी मान लीजिए आप जो भी जोड़ रहे हो सबको, तो वो सब क्या, सबका रेट अलग अलग है। साबुन का हो गया, डिओड्रेंट का बोल लीजिए, चाहे आप और कोई चीज उसमें मान लीजिए ऐड कर दिए आप उसमें, तो क्या है, सबका रेट अलग अलग है। और वो नेचुरली बंडल नहीं है, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। आप चाहे तो आप साबुन अलग भी खरीद सकते हैं, चाहे तो आप है ना डिओड्रेंट अलग से भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जब आप उसको बेच रहे हैं तो आपको वो पूरा गुड्स का जो एक ही रेट आप अगर देना पड़ रहा है उसमें, तो उसका क्या होगा? उसका वो सिंगल प्राइस आप उसको पे कर रहे हैं, और उसमें वो कंपोजिट सप्लाई को कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों मिलाकर ही लेना, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, चाहे तो दुकान से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वो जो पैक होता है वो पैक का दाम एक ही रहेगा, और उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स सप्लाई।
क्योंकि वो इंडिविजुअल सप्लाईज है, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज है, और उसका जीएसटी रेट अलग अलग होता है। हाँ, लेकिन जीएसटी रेट उसमें कौन सा अप्लाई होगा? जिस प्रोडक्ट का रेट हाइयर है उस वो रेट अप्लाई हो जाएगा उसमें। सपोज कीजिए साबुन आप बेचे, सॉप था, डिओड्रेंट था, एग्जांपल सपोज कीजिए ब्लेड भी था, शेविंग क्रीम था। सपोज कीजिए इन चारों का सोप का रेट है 5%, डिओड्रेंट का रेट है लेट से 18%, ब्लेड का रेट है लेट से 5%, और शेविंग क्रीम का रेट है लेट से 28%। सपोज कीजिए शेविंग क्रीम का रेट 28% है। अब ये चारों आपको एक ही प्राइस में मिल रहा है, ये एक ही बॉक्स में मिल रहा है और एक ही प्राइस में मिल रहा है। तो इन चारों का रेट आप देखिए, इसमें हाईएस्ट रेट कौन सा है? इसमें आप हाईएस्ट रेट देखेंगे शेविंग क्रीम का 28% रेट है। तो इसका मतलब जब वो आप किट खरीदेंगे, ये जो किट है, एक बंच है, ये जो आप किट खरीदेंगे, इस किट का जो प्राइस होगा उसमें 28% रेट लगेगा, हाईएस्ट रेट लगेगा। और कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट होता है वही रेट पूरे गुड्स में लगेगा, और मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट ऑफ गुड्स होगा वो रेट पूरे उस बंच में लगेगा, उस किट में पूरा रेट लगेगा। तो ये आपका कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम लोग एग्जांपल्स भी करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया भी है वो एक एग्जांपल का ही पार्ट है। तो ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई है। आपको नहीं समझ में आएगा फिर पूछिएगा मेरे से। तो फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया था। अब हम लोग सी इंस्टीट्यूट के मैथ से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो उसमें दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आप सब अपना इंस्टीट्यूट का मैट खोल लीजिए, या आपके पास में अगर है आप निकाल लीजिए मैट, और मैट में आप क्वेश्चन आंसर्स के जो पोर्सन है सप्लाई अंडर जीएसटी में, आप उसमें वो क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सप्लाई नहीं है एज पर सेक्शन 7। ए नंबर है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बी है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सी है बोथ ए एंड बी। डी है नन ऑफ द अबव। याद होगा आपको, मैंने आपको जब सप्लाई का सेक्शन 7 पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, इस तरह से बहुत सारी चीज़ आपको बताया था। टू बी मेड और एग्रीड टू बी मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये आपको मैंने बताया था। तो और सेकंड बताया था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, हो चाहे नहीं हो। थर्ड आपको बताया था वैसी एक्टिविटीज जो शेड्यूल 1 में फॉल करती है मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो ये हो गया 3। अब आपको ये जानना, इसमें से अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सप्लाई फॉल करेगा नहीं करेगा। ए नंबर, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज मैंने किसी को दिया लेकिन वो बिजनेस के कोर्स ऑफ फर्दरेंस में नहीं है। सेकंड नंबर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सी है बोथ ए एंड बी। डी नन ऑफ द अबव। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपका सेकंड में फॉल कर गया, सेक्शन 7(1) के सेकंड में। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यही आंसर होगा, क्योंकि ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है और ये होना चाहिए था इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तभी ये सप्लाई होता। तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, डैश स्पेसिफाइज द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्या स्पेसिफाई करता है कि ये सप्लाई है इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन? अगर हमने सप्लाई किया है विदाउट कंसिडरेशन तो क्या स्पेसिफाई करता है? शेड्यूल 1 स्पेसिफाइज द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 स्पेसिफाई करता है वैसी एक्टिविटीज़ को जो सप्लाई ट्रीट किया जाता है जब अगर वो कंसिडरेशन के बिना है तो भी। ये देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ शेड्यूल 1, 2, 3 ऑल ऑफ दैम, तो शेड्यूल 1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो स्कोप ऑफ सप्लाई के बाहर है और वो उसमें जीएसटी नहीं लगे, तो वो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या क्या इस सर्विसेज है जो आपको सप्लाई के बाहर है और जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है। तो ए नंबर, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। बी नंबर है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल। सी है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। डी है ऑल ऑफ द अबव।
तो अब ये क्वेश्चन पढ़ करके आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या आंसर, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, हमको लगता है आप अभी पढ़े तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड कब होगा, जब वो कॉम्पोजिट सप्लाई होगा। अभी मैंने आपको वो चीज़ बताया था। हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए, रेंट डीड एग्जीक्यूटेड फॉर रेंटिंग ऑफ 2 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, वन फॉर रेसिडेंशियल एंड अनदर फॉर कमर्शियल टू द सेम पर्सन। तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड है, आपको क्या लगता है? अगर आप एक बिल्डिंग, आप एक फ्लोर पे आप कोई जगह भाड़ा पे लिए हैं तो दूसरा भी आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हैं फ्लैट, आपको तो कोई मना है नहीं। तो इसका मतलब ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। बी नंबर क्या है, पैक ऑफ वॉच, टाई और बेल्ट। आपको एक पैक खरीदने, एक पैक है उसमें वॉच है, टाई और बेल्ट है, तो तीनों अलग अलग चीज़ है। आप चाहें तो उसको अलग से भी खरीद सकते हैं, कोई जरूरी तो है नहीं आप इसको एक साथ में आपको, मतलब आपको नेचुरली बंडल्ड है ये। पैक ऑफ कैंड फूड सच एज बर्गर, चॉकलेट, स्वीट्स, केक एट्सेट्रा। कैंड फूड है, उसका पैकेज है, क्या क्या है उसमें, बर्गर है, चॉकलेट है, स्वीट्स है, केक, ये सब है। तो ये तो कोई नेचुरली बंडल्ड है नहीं। अब अलग से भी बर्गर खरीद लिए, चॉकलेट खरीद लिए, दी है नन ऑफ द अबव। तो अब ये जितने भी अभी ऑप्शंस पड़े हैं, आपको देख के ये जरूर लग रहा होगा कि ये मिक्स सप्लाई है, लेकिन ये कॉम्पोजिट सप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है तो ये नेचुरली बंडल्ड भी नहीं है। तो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, a dash supply comprising of 2 or more supplies shall be treated as the supply of that particular supply that attracts highest rate of tax। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल में भी बताया था कि आप सोप खरीदे, सेविंग क्रीम खरीदे थे, आप सोप खरीदे थे, सेविंग क्रीम खरीदे थे, ब्लेड खरीदे थे, और उन सब का रेट क्या था, डिओड्रेंट खरीदे थे। तो उसमें याद होगा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 28% रेट था सेविंग क्रीम का, तो वो पूरे पैक में 28% ही अप्लाई हुआ था। और वो कौन सा सप्लाई था, आपको याद आ जाएगा, आपने अगर सुना होगा तो वो मिक्स सप्लाई था। तो मिक्स सप्लाई ही एक ऐसा सप्लाई होता है जो आप सप्लाई करेंगे, और वो सप्लाई जो होगा, जो जिस सप्लाई में, मतलब जिस गुड्स में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है, वही वाला रेट पूरे गुड्स में अप्लाई होगा। डेट इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिंसिपल सप्लाई में जो गुड्स सप्लाई होगा अलॉन्ग विथ सर्विसेज, मतलब 2 और मोर सप्लाईज, प्रिंसिपल सप्लाईज में जो टैक्स लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, तो उसमें जो रेट लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई में, वही वाला रेट कंपोजिट सप्लाई में अप्लाई होगा। हाईएस्ट रेट का उसमें कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है हाईएस्ट रेट आप सर्विसेज का, आपका हाईएस्ट रेट हो, जब गुड्स बेच रहे हैं उसका रेट कम हो, और वो सर्विसेज को उस गुड्स के साथ में बेचना जरूरी हो, तो उसमें आपका क्या है, नॉर्मल जो गुड्स में आपका रेट लगेगा वही आपका सर्विसेज में रेट लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपको बताना है ये कौन से सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ए नंबर, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अपने राइट को ट्रांसफर किया है, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल अपने नहीं ट्रांसफर किया है। बी नंबर क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, टाइटल ट्रांसफर किया है गुड्स का। सी नंबर है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास आफ्टर फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट में प्रॉपर्टी पास होगा। डी है ऑल ऑफ द अबव। ये सब ट्रांजेक्शन है शेड्यूल 2 का, ट्रांसफर का, आपको याद होगा, ये आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। सर्विसेज क्या है, ए नंबर, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, आप राइट ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन आप गुड्स ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। जैसे रेंट हो गया, रेंट मशीनरी ऑन हायर हो गया, ये सब हो गया, ये आपका राइट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई गुड्स में यूज़ करने के लिए, तो वो सब आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज में फॉल करेगा। व्हाट इज़, अच्छा ये सब तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं समरी क्वेश्चन जो आप लिखेंगे, छोटा छोटा जो शॉर्ट क्वेश्चन आप बोलते हैं उसमें क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, व्हाट इज़ अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, मतलब कब जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कब लगेगा, आपको बताया था सबसे पहला क्लास में ही, सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट। तो सप्लाई किसका, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये आपको लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई अंडर जीएसटी। अभी मैंने आपको बताया कंपोजिट सप्लाई का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई would fall on that supply means two or more supplies which are made in conjunction with each other in the regular course of business, one of which is a प्रिंसिपल सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई में जो टैक्स लगेगा वो आपका कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। मिक्स सप्लाई में क्या होगा, टू और मोर सप्लाईज होगा आपका मेड फॉर अ सिंगल प्राइस, अच्छा वो इंडिविजुअल सप्लाईज होगा, और उसमें जो हाईएस्ट रेट वाला सप्लाई होगा उसी पे टैक्स लगेगा, मतलब जीएसटी लगेगा उस पूरे सप्लाईज में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, whether transfer of title and possession is necessary for a transaction to constitute supply of goods। हाँ, ये आपको बताया था शेड्यूल 2 में कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजीशन इज नेसेसरी फॉर ए ट्रांजेक्शन टू कंस्टिट्यूट शेड्यूल सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर शेड्यूल 2। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने पोजीशन तो ट्रांसफ़र कर दिया लेकिन टाइटल को बोला कि मैं कुछ समय बाद ट्रांसफ़र करूँगा एट अ फ्यूचर डेट। तो आपको याद होगा शेड्यूल 2 में पढ़ाया था कि पोजीशन ऑलरेडी ट्रांसफर्ड बट ट्रांसफर ऑफ टाइटल वुड टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट, एग्जाम्पल आपका हो गया हायर परचेज जैसे हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन whether the following activities would amount to supply under section 7 read with schedule 1। ये आपको शेड्यूल 1 के हिसाब से बताना है कि क्या वो सप्लाई में फॉल कर रहा है। ए नंबर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली। सुलेखा मैन्युफैक्चरर का फैक्ट्री है दिल्ली में और उसका डिपो है मुंबई में। बोथ दिस एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट्स। दोनों इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने अपने स्टेट में जीएसटी में रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। Finished goods are sent from factory in Delhi to Mumbai depot without consideration so that the same can be sold। फिनिश्ड गुड्स जो है वो दिल्ली फैक्ट्री वाला मुंबई डिपो में भेजा विदाउट कंसिडरेशन ताकि वो वहाँ से बिक जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ट्रांजेक्शन कि ये शेड्यूल 1 का ट्रांजेक्शन है क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है, आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा ना। अब आपका इसमें आंसर क्या होगा। शेड्यूल 1 में आपको बताया था सप्लाई बाय अ रिलेटेड पर्सन or a distinct person subject to section as per section 25 in the made without consideration, ये आपको बताया था। तो ये शेड्यूल 1 में था। अब डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन भी आपको बताया था। तो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या हुआ, आपको बताया था कि एक ही कंपनी है और उसके दो ब्रांच है या एक इस्टेब्लिशमेंट है उसके दो यूनिट्स हो गए अलग अलग जगह पर या एक जगह पर भी हों और अगर उसको हम सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं फॉर पर्पज ऑफ जीएसटी या जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन है तो वो क्या हो गया, एक दूसरे का डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। इसका मतलब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली में और जो मुंबई में है वो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सनस हैं। तो ये आपको इस तरह से लिखना है कि ये सुलेखा मैन्युफैक्चरर, पहले आपको शेड्यूल 1 लिखना है कि शेड्यूल 1 में क्या बोलता है, उसके बाद आपको लिखना है कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, फिर थर्ड में आपको ये आंसर लिखना है कि सुलेखा मैन्युफैक्चरर जो है वो आपका दिल्ली में है और डिपो मुंबई में है, तो ये सप्लाई है और ये शेड्यूल 1 में फॉल करेगा अंडर डिस्टिंक्ट पर्सन। इस तरह से आपको लिखना है। बी नंबर, रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन इज अ वेल नोन लॉयर। Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to his family dispute। रमन एक आर्किटेक्ट है चेन्नई में, उसका भाई लंदन में सेटल्ड है और वो लॉयर है। रमन हैज़ टेकन लीगल एडवाइस, रमन लीगल एडवाइस लिया उससे फ्री में विथ रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। रमन का झगड़ा हो गया तो फैमिली डिस्प्यूट के रिगार्ड में उसे लीगल एडवाइस लिया। अब आपको बताना है ये क्या होगा। शेड्यूल 1 में वो उसी में फॉल करेगा जो ए नंबर में बताया था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ रिलेटेड पर्सन, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। देखिए रमन है उसका बोल रहा है भाई है जो लंदन में है, तो इसका मतलब वो भाई क्या हुआ, रिलेटेड हुआ। अब आपको बताना पड़ेगा कि रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि रिलेटेड पर्सन मतलब होता है, रिलेटेड पर्सन मीन्स एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, एनी फैमिली मेंबर, मतलब वो फैमिली मेंबर अगर होगा तब वो रिलेटेड पर्सन हुआ। फैमिली मेंबर के डेफिनेशन में कौन कौन आएंगे, पहले तो स्पाउस आपकी वाइफ, उसके बाद में भाई बहन मम्मी पापा, और ये जो चार होंगे भाई बहन मम्मी पापा, वो क्या होना चाहिए, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन
डेट पर्सन, तब वो कहे जाएंगे कि वो रिलेटेड पर्सन है, फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। रमन इज एन, अच्छा अब यहाँ पर जो रमन का भाई है जिससे वो सर्विस ले रहा है, अच्छा दूसरा चीज़ ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका भाई लंदन में है, तो रमन जो सर्विस ले रहा है वो तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ले रहा है, मतलब बाहर से ले रहा है। तो एक्चुअल में ये लिखना पड़ेगा आपको कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। आपको इसमें दो चीज़ मैंने बताया था, एक तो बताया था कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ और विदाउट, विथ कंसिडरेशन, विदाउट और विद, मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या नहीं भी हो और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो आपका वो फॉल कर जाता है सप्लाई के डेफिनेशन में। लेकिन ये आपको शेड्यूल 1 में बताया था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, इसका आंसर में ये होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये आपका रिलेटेड पर्सन हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है क्योंकि आप भाई से सर्विस ले रहे हैं। अच्छा वो रिलेटेड पर्सन है कि नहीं वो आपको देखना है। तो रिलेटेड पर्सन में क्या आपको मैंने अभी बताया था कि रिलेटेड पर्सन डेफिनेशन में स्पाउस, भाई बहन मम्मी पापा, लेकिन वो डिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये ब्रदर जो है ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो लंदन में लॉयर है, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, तो ये रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आया। रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आया, इसका मतलब ये शेड्यूल 1 से बाहर हो गया। शेड्यूल 1 से बाहर हो गया इसका मतलब सप्लाई वो नहीं है और उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। थर्ड है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन द अबव केस रमन हैज टेकन एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। बोलता है कि अगर रमन एडवाइस ले रहा होता बिजनेस यूनिट के लिए तब क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? नहीं, डिफरेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जैसे आपको बताया था कि फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहाँ पर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जो ऊपर में भी बोला था। लेकिन जब वो रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में ही नहीं फॉल कर रहा है तो अगर आपका इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो भी तो भी कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि वो तो रिलेटेड पर्सन डेफिनेशन में ही नहीं है। इसका मतलब वो सप्लाई के डेफिनेशन से बाहर है, तो वो आपका बच गया, मतलब उसमें जीएसटी आपको नहीं देना है, तो इसका मतलब वो सप्लाई नहीं है। ठीक है। तो आपको ये आंसर इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा कि द आंसर वुड बी सेम इवन इफ द रमन हैज टेकन एडवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई, इवन दो सप्लाई इज मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट द सेम वुड नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन। ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। आपको बताना है कि क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉल करेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में फॉल करेंगे एज पर शेड्यूल 2। ए नंबर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये तो साफ साफ आपको बताया था सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है। इसमें आपसे खाली पूछा है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है गुड्स है, वो आपको बताना है। बी नंबर, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। वैसा गुड्स जो बिजनेस एसेट का पार्ट था उसको ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर दिया है अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन जो बिजनेस कैरी कर रहा था, वेदर और नॉट फॉर ए कंसिडरेशन, या तो कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। तो ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि ये गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है और डिस्पोज ऑफ कर रहा है। सी नंबर, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। ये तो अभी आपको बताया था कि राइट इन गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट टाइटल ट्रांसफर किए हुए, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। डी नंबर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। सेम अभी आपको ये बताया हायर परचेज के केस में कि आप पोजेशन तो ट्रांसफर कर दिए लेकिन जो टाइटल है वो आपको फ्यूचर डेट में पास ऑन होगा। तो वही ये आंसर हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। वो जो प्रॉपर्टी है मतलब जो टाइटल है वो आपको बाद में पास होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछता है आपसे कि कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है, और इसमें आप थोड़ा सा नोट भी लिख सकते चाहे तो 2 लाइन का आप नोट इसमें लिख दीजिएगा कि ऐसा ऐसा है। ए नंबर, अ होटल प्रोवाइड्स 4 days और 3 night पैकेज वेयर इन द फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट और डिनर प्रोवाइड किया गया रूम एकोमोडेशन के साथ। एक होटल में 4 दिन और 3 रात का पैकेज दिया गया। पैकेज मैंने आप समझिए 4 दिन 3 रात अगर आदमी रहेगा तो भूखा तो रह नहीं सकता, वो तो खाएगा ही। लेकिन वो जो 4 दिन 3 रात रहा है उसमें उसको फैसिलिटी दिया गया कि आप ब्रेकफास्ट भी लीजिए और डिनर भी लीजिए अलॉन्ग विथ रूम एकोमोडेशन। तो रूम के साथ में वो डिनर और ब्रेकफास्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इन कंजंक्शन विथ ईच अदर हो गया।
और इसमें आपका प्रीडोमिनेंट सप्लाई क्या होगा? प्रीडोमिनेंट सप्लाई आपका हो गया रूम एकोमोडेशन, मतलब होटल में आप रहने गए हैं, तो एंसिलियरी हो गया आपका फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब हो गया एंसिलियरी हो गया, इसका मतलब ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। ये आपको इस तरह से लिखना है। बी नंबर, अ टूथपेस्ट कंपनी हैज़ ऑफर्ड द स्कीम ऑफ फ्री टूथब्रश अलॉन्ग विथ टूथपेस्ट। बहुत सारा आप कहीं भी टूथपेस्ट वगैरह खरीद जाते हैं, मैक्सिमम केस में आप देखते होंगे कि टूथब्रश फ्री दे रहा है। उस केस में क्या होता है, टूथब्रश तो आप चाहे अलग से भी खरीद सकते हैं, आपको तो कोई जरूरी है नहीं कि टूथपेस्ट आपको टूथब्रश खरीदना ही पड़ेगा। तो टूथब्रश का अलग रेट होगा, टूथपेस्ट का अलग रेट होगा, लेकिन क्या होता है, जब आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो आपको तो एक ही प्राइस लगता है, आपका टूथब्रश का अलग, टूथपेस्ट का अलग तो लगता नहीं है, लेकिन उसमें जो हाईएस्ट रेट होता है वो अप्लाई होता है। इसका मतलब ये जो स्कीम है टूथपेस्ट विद टूथब्रश, टूथब्रश विद टूथपेस्ट, ये आपका मिक्स सप्लाई में फॉल करेगा, न कि कंपोजिट सप्लाई में। तो आपको ये लिखना है। 13, वेदर गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, गिव रीजन। आपको बताना है कि गुड्स जो सप्लाई किया गया है हायर परचेज बेसिस में, वो क्या सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, और रीज़न क्या रीज़न है। 2 लाइन लिखना है। गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी जो होता है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, वो आपको फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स विल, टाइटल इन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया सप्लाई चैप्टर। अगर आपको नहीं समझ में आए, आप कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए मेरे, मेल आईडी दिया हुआ है, आप चाहे तो उसमें फ़ोन करके पूछिए, आप मेल करके पूछिए, आपको नहीं समझ में आए आप दोबारा पूछ लीजिए, 3 बार पूछिए, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपका ये सप्लाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप देखिए, शेयर कीजिए दूसरे के साथ में, नहीं समझ में आता फिर मुझे फ़ोन कीजिए। तो अब आज हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।